हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले उन दो महत्वपूर्ण आर्टिकलों के बारे में जो पूरे मौलिक अधिकारों का सार बताते हैं। यानी मौलिक अधिकार जो हम व्यक्तियों को दिए गए हैं, आप लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों को खतरा किससे है, कौन मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहता है, उनके बारे में हम पहले बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आज हम बात करने वाले हैं यानी आर्टिकल 12 और 13 के बारे में, लेकिन उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर करके हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भाग 3 के बारे में। 3 में क्या लिख रखा है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहीं कहीं मिलेगा आपको मूल अधिकार। तो दोनों का मतलब सेम ही है। यदि हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो संविधान के भाग किस में दे रखे हैं? 3 में दे रखे हैं। और भाग 3 को ही हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद करिए उस बात को जब हमने इससे पहली जो वीडियो मौलिक अधिकार से संबंधित जो हमने वीडियो कराई थी कि दुनिया में सबसे पहले मौलिक अधिकार यानी अधिकार देने वाला देश कौन सा था अपने देश के लोगों को। तो सबसे पहले दुनिया में ब्रिटेन था, जिसने 1215 ईस्वी में अपने यहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, जिन अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया। तो वैसे ही सेम अधिकार भारत ने दिए हैं। तो इसीलिए भारत के जो संविधान के जो भाग 3 को जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं, उस भाग 3 में उन मौलिक अधिकारों की वजह से ही भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर हम बात करें भाग 3 में कि अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन दे रखा है। यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कि मौलिक अधिकार भारत में किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यानी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यदि आपसे कभी भी पूछे कि मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है, यानी मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है, तो मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है वो है वादी योग्य। वादी योग्य है, न्यायोचित है। यानी वादी योग्य और न्यायोचित का मतलब यह है कि सुप्रीम को यानी मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। यानी मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? वाद योग्य है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब न्याय योग्य है। मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो न्याय अवश्य मिलेगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? वाद योग्य है।
यदि हम बात करें कि मौलिक अधिकार का रक्षक, गारंटर और अभिभावक यानी मौलिक अधिकारों का रक्षक, गारंटर, अभिभावक किसे कहा जाता है? तो रक्षक बोले या गारंटर बोले या अभिभावक बोले तो आंसर ही हमारा होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। यानी आपसे कभी भी पूछे कि मौलिक अधिकारों का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकारों का अभिभावक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का गारंटर सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, और मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। इसीलिए तो मैंने यही कहा है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? वाद योग्य। यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको बचाएगा, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देगा। इसीलिए मौलिक अधिकारों का अभिभावक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात करें कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। मूल संविधान में बात करें कितने मौलिक अधिकार थे? 7। और यदि हम बात करें वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 को जब यह संविधान लागू हुआ तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। और अब वर्तमान में कितनी है? 6। तो जो 7 से घटकर 6 रह गई है उसके बारे में हम जानकारी करने वाले हैं। यदि हम बात करेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 31 की, अनुच्छेद 31 इसमें संपत्ति का अधिकार है। किसका अधिकार है? संपत्ति का। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। इस आर्टिकल को यानी संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन किया गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और 1978 में करके इस आर्टिकल 31 को यानी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। और जैसे संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया, इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार। कभी भी पूछे कि संपत्ति के अधिकार को किस आर्टिकल के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया, तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया। और यह अनुच्छेद 300 क वर्तमान यदि हम किसी भाग की बात करें तो भाग 12 में दिया गया है। भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के बारे में जानकारी दी गई है। इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया है। यह संपत्ति का अधिकार वर्तमान में निरसित पड़ा है। यानी कैसा पड़ा है? बिल्कुल निरसित, खाली पड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस समय ये 44वां संविधान संशोधन किया गया उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई। और उस समय देश के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम
संजीव रेड्डी। यानी कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 1977 से लेकर के 1982 तक रहा है। यानी नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति 1977 से लेकर के 1982 तक रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम आपको बताएं कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए, तो कौन से राष्ट्रपति हैं? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, 1 बार ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के, संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इन नीलम संजीव रेड्डी का जन्म भी मेरे प्यारे दोस्तों आंध्र प्रदेश के इल्लूर में हुआ था। यानी नीलम संजीव रेड्डी का जन्म कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में पड़ता है इल्लूर। यानी इल्लूर में इनका जन्म हुआ था। ये आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संयुक्त आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं और 1 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और ये राष्ट्रपति भी 1 बार रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों 1977 से लेकर 1982 तक। और ये वो नीलम संजीव रेड्डी हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, इनके सामने किसी ने भी पर्चा नहीं भरा था। तो जिस समय हम 31 में यानी आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार को हम खत्म करके कानूनी अधिकार बना रहे हैं, आर्टिकल 300 कम है, उस समय पे भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और देश के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। तो इस संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। तो 6 की जगह पर कितने मौलिक अधिकार रह गए? 7 की जगह पर कितने मौलिक अधिकार रह गए? 6। आगे हम बात करने वाले हैं इन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में कि वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बात करने वाले हैं उन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में जो उन आर्टिकलों में दिए गए हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं उन 6 मौलिक अधिकारों की जो अक्सर करके पेपर में पूछे जाते हैं। कई बार पेपरों में यही पूछा गया है कि ये मौलिक अधिकार किस किस आर्टिकल में, यानी ये मौलिक अधिकार किस किस आर्टिकल में दे रखे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने? 6। यदि हम 6 मौलिक अधिकारों की बात करें तो जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ये जो समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। यानी कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक। यदि इसमें भी क्वेश्चन ये बनता है कि समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, तो समानता के अधिकार में आपको लग रहे होंगे 14 और 4 18। 14 और 4 18 नहीं है, 5 है, क्योंकि एक तो 14 खुद, उसके बाद में 14 खुद, 15, 16, 17, 18, यानी 5 आर्टिकल है समानता के अधिकार में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि हम बात करेंगे दूसरे मौलिक अधिकार की, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता के अधिकार में यदि अनुच्छेद पूछे तो कितने हैं? यानी 19 से लेकर के 22 तक। 19 से लेकर के 22 तक 4 आर्टिकल इसमें शामिल है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम तीसरे मौलिक अधिकार की बात करें तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें
कि किस किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख दे रखा है, तो इसमें केवल 2 ही आर्टिकल है, 23 से लेके 24 तक। यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं वो किस किस आर्टिकल में हैं, तो 23 से और 24 तक। यदि हम बात करेंगे चौथे मौलिक अधिकार की, तो वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यदि हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। यानी आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक का मतलब ये है कि इसमें भी 4 आर्टिकल हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम 5वें मौलिक अधिकार की बात करें तो 5वां जो मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। यानी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, इसमें आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक दे रखा है। इसमें 2 ही आर्टिकल है। यदि हम बात करें 6वें मौलिक अधिकार की, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में? 32 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में जो संविधान में हैं और जो पेपर में पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि संपत्ति यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल है, वो जोड़ा में देता है। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, इस तरीके से ऑप्शन में आएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमने जो 7वां मौलिक अधिकार पढ़ा है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, ये जो संपत्ति का अधिकार है ये खत्म कर दिया है। जो 7वां मौलिक अधिकार था तो ये खत्म कर दिया है और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। यदि हम 6 मौलिक अधिकारों के बारे में समझें तो इनको समझने से पहले इनका जो हनन करते हैं, इनका जो उल्लंघन करते हैं, पहले उनके बारे में पता कर ले। और इनका उल्लंघन करने के लिए कौन है, यानी इनका उल्लंघन करने वाला कौन है, उनके बारे में जानकारी करनी है। और उनसे रक्षा करने वाला कौन है, उसके बारे में जानकारी करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम मौलिक अधिकारों की बात करें कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कौन करता है, कौन हनन करता है मौलिक अधिकारों का। जब हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो इसका मतलब यही है कि किसी न किसी ने तो मौलिक अधिकारों का हनन किया होगा, पहले से उल्लंघन किया होगा। उनके विरुद्ध ही जो हम लोगों को और आप लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए, तो वो कौन है ऐसा व्यक्ति, कौन है ऐसा शख्स जिसके विरुद्ध हमें मौलिक अधिकार दिए गए। मेरे प्यारे दोस्तों, वो राज्य है। और राज्य कौन है, राज्य में कौन कौन शामिल हैं जिनके विरुद्ध मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनको समझने के लिए हमें इस 14 से पहले जो 2 आर्टिकल हैं 12 और 13, इनके बारे में बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि जब तक हम आर्टिकल 12 और 13 नहीं समझेंगे तब तक हम मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं समझ सकते। क्योंकि हमें पता तो चले कि मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उनका कौन उल्लंघन कर सकता है, पहले उनके बारे में पता करें। फिर उन्हें कौन रोक सकता है, उनके बारे में पता करें। फिर बात करेंगे हम उन मौलिक अधिकारों की जो दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बात करेंगे आर्टिकल 12 और 13 की। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 12 के बारे में।
यानी ये जो मौलिक अधिकार जिनके विरुद्ध दिए गए हैं वो कौन है, कौन हनन करना चाहता है मौलिक अधिकारों का। तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 की। यानी ये जो आर्टिकल 12 है इसको पढ़ेंगे, 13 को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम मौलिक अधिकारों की तरफ जाएंगे। तो ये जो आर्टिकल 12 है इसमें राज्य शब्द परिभाषित किया गया है। यानी आपसे पूछ भी सकता है कि राज्य शब्द परिभाषित किस आर्टिकल में किया गया, क्या है राज्य, तो इसकी परिभाषा कहां पर दी गई है, आर्टिकल 12 में। इसके साथ साथ आर्टिकल 36 में, क्योंकि जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे जिन्हें डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, आर्टिकल 36 से 51 तक भाग 4 में, उसमें भी जब शुरुआत होती है उसमें भी 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। लेकिन वहां यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 36 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द का अर्थ है। तो आर्टिकल 12 को पढ़ लेंगे, 36 अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य शब्द परिभाषित किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 12 में। राज्य है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करेंगे राज्य में स्थित ऐसी संस्था, राज्य में स्थित ऐसी संस्था जिसका निर्माण संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर स्थापित की गई है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्य में स्थित ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संसद ने या राज्य विधानमंडल ने कानून बना करके किया है, यानी स्थापित की गई हैं, वे संस्थाएं राज्य शब्द की परिभाषा में आएंगी। तथा सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था राज्य शब्द की परिभाषा में आएगी। राज्य शब्द की परिभाषा में आएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है, राज्य कौन है, तो राज्य में परिभाषा में यह कहा गया है कि राज्य में स्थित, राज्य यहां मतलब देश से है, राज्य यहां मतलब किस से, देश से। यानी राज्य में या देश में स्थित ऐसी संस्था जिसका निर्माण संसद ने कानून बना के किया है या किसी राज्य के विधानमंडल ने कानून बना करके स्थापित किए, ऐसी संस्थाएं राज्य शब्द की परिभाषा में आएंगी। दूसरी बात, कोई ऐसी संस्था जो खोली गई है लेकिन पैसा सरकार के द्वारा गया है, सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था को हम राज्य शब्द की परिभाषा में लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हम बात करें कि जैसे एक केंद्र की सरकार होती है, यदि हम केंद्र की सरकार के बारे में बात करें तो यहाँ कानून का निर्माण कौन करती है, विधायिका। यदि हम राज्य की बात करें तो राज्य में कानून का निर्माण कौन करता है, विधानमंडल। ये विधानमंडल भी विधायिका है। और यदि हम बात करेंगे, एक होती है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय, यदि हम स्थानीय निकाय की बात करें यहां पर, तो यहां पर आती है लोकल बॉडी। लोकल बॉडी में हम बात करेंगे पंचायत की। पंचायत में प्रधान बैठता है, सरपंच बैठता है, प्रधान सरपंच, यहां देखा होगा आपने। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम चौथे नंबर की बात करें, अन्य प्राधिकरण। अन्य प्राधिकरण,
अन्य प्राधिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो वैधानिक और एक गैर वैधानिक। गैर वैधानिक यानी मेरे कहने का मतलब यह कि राज्य कौन है। राज्य में वे संस्थाएं जिनका निर्माण संसद ने और राज्य विधानमंडल ने कानून बना करके किया है। राज्य वे संस्थाएं जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त है, वो संस्थाएं यानी सरकारी हैं, यानी राज्य में आती हैं। और विधायिका राज्य शब्द की परिभाषा में आती है, जिसे हम संसद कह सकते हैं यहाँ पर। यानी संसद राज्य शब्द की परिभाषा में आती है। संसद में कौन बैठते हैं? नेता। संसद में कौन बैठते हैं? नेता। ये नेता ही तो हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहते हैं, आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। ये नेता चाहते हैं आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करना। तो ये कहां पर आएंगे? राज्य शब्द की परिभाषा में आएंगे। विधानमंडल राज्य शब्द की परिभाषा में आएगा। स्थानीय निकाय, पंचायत, सरपंच, ये सब राज्य शब्द की परिभाषा में आएंगे। इसमें अन्य प्राधिकरण में वैधानिक व गैर वैधानिक निकाय। मेरे प्यारे दोस्तों, वैधानिक वो जो विधि के द्वारा यानी विधि के द्वारा स्थापित कानून बना करके किया गया है, और गैर वैधानिक में कोई गैर वैधानिक का मतलब प्राइवेट संस्था हो सकती है, या गैर वैधानिक हम उसे कह सकते हैं जिसका संसद ने कानून बना करके स्थापित नहीं किया, लेकिन कुछ कमेटियों ने उसको बनाया है, लेकिन पैसा सरकार से प्राप्त किया है। पैसा सरकार से प्राप्त किया है, जब जाकर के कोई संस्था स्थापित की है, कोई प्राधिकरण स्थापित किया है, ऐसी स्थिति में वो राज्य शब्द की परिभाषा में आएगा। जैसे हम बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में, हम बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में, एनटीपीसी इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये सरकारी कंपनियां हैं, सरकार से अनुदान प्राप्त किया है। तो ये कंपनियां भी, ये संस्था भी कैसी हैं? ये किस शब्द की परिभाषा में आएंगी? राज्य शब्द की परिभाषा में आएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, पंचायत से लेकर संसद तक, ये सभी क्या हैं? राज्य हैं। यही तो है राज्य जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करना चाहते हैं। आर्टिकल 12 में इन्हीं से रूबरू कराया गया है कि यही वो शख्स हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। तो ये सब के सब किस शब्द में आ रहे हैं? राज्य शब्द की परिभाषा में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक केस के, एक वाद के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसमें आपने नाम सुना होगा आर.के. शेट्टी। आर.के. शेट्टी बनाम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सन 1977। ये केस सन 1977 का है। इसमें क्या किया गया कि जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण है, उसकी स्थापना 1971 में हुई। क्या हुआ कि यहाँ पे आर.के. शेट्टी नाम का एक व्यक्ति है, ठेकेदार है। उसने यहाँ टेंडर उठते हैं, ठेका लिया जाता है। तो आर.के. शेट्टी ने टेंडर लिया, टेंडर जो पैसा जमा होता है उसने कर दिया, लेकिन उस टेंडर में उसका नाम नहीं आया। वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट का गया तो उसने कहा कि मेरा टेंडर भी भरवा लिया और मुझे ठेका भी नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तो हम ये पता करेंगे कि ये सरकार यानी राज्य शब्द की परिभाषा में आता है या नहीं आता है। तो राज्य शब्द की परिभाषा में देखने के लिए पहले हमें ये जानकारी करनी पड़ेगी, क्या सरकार से पैसा लेकर के ये संस्था स्थापित की गई है। तो जब जानकारी की गई कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना सरकार से पैसा यानी सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करके इसकी स्थापना की गई, जब पता लगा कि इसकी स्थापना सरकार से पैसा लेकर के की गई, तो ये भी किस में आ गया?
राज्य शब्द की परिभाषा में। यानी देश में स्थापित कोई भी संस्था जिसने सरकार से फंड लिया है, सरकार से पैसा लिया है, वो संस्था राज्य शब्द की परिभाषा में आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने R.K. सेठी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 1977 वाले केस में ये कहा कि कोई भी संस्था जो पैसा लेकर, सरकार से पैसा लेकर के स्थापित हो रही है, वो संस्था राज्य शब्द की परिभाषा में आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा से आप समझ गए होंगे। यानी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, पंचायत से लेकर संसद तक, ये सभी के सभी क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा में। यानी देश में स्थापित जितनी भी संस्थाएं जो गवर्नमेंट से पैसा लेकर के स्थापित की गई है, वे संस्थाएं राज्य शब्द की परिभाषा में आएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह है आर्टिकल 12। अब हम आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 13 के बारे में। यानी आर्टिकल 13 है क्या? आर्टिकल 13 में उन सभी बातों का उल्लेख दे रखा है जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को पावर जो दी गई है, यानी हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। ये जो 13 है, इसमें है क्या? इसमें ये साफ साफ लिखा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई वो है क्या? इस आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि राज्य में लागू ऐसे विधि या कानून, यानी संविधान लागू होने से पहले कोई भी हमारे यहाँ पे विधि या कानून लागू था, और जैसे ही वर्तमान संविधान लागू होता है, वो संविधान के साथ संगत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे विधि या कानून को शून्य घोषित करेगा। यानी यदि हम बात करें राज्य में लागू ऐसे विधि या कानून, यानी राज्य में लागू ऐसे विधि या कानून जो संविधान, जो वर्तमान संविधान के साथ, यानी वर्तमान संविधान के साथ संगत नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे विधि या कानून को शून्य घोषित करेगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले हमारे देश में कोई भी विधि किसी के द्वारा बनाई गई हो या कोई भी कानून हो जो लागू था संविधान लागू होने से पहले, और जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, यदि उसके साथ वो विधि या कानून संगत नहीं है, उसी के अनुसार नहीं चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे विधि या कानून को शून्य घोषित कर देगा। यानी उनकी जो पावर है बिल्कुल जीरो हो जाएगी और मौलिक अधिकार और संविधान उसके ऊपर हो जाएंगे। यानी संविधान पावरफुल और वो विधि या कानून शून्य हो जाएगा। ये कहा गया है 13 के फर्स्ट पॉइंट में। और दूसरा जो पॉइंट कहा गया है, दूसरा पॉइंट यह है इसमें कि संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद संसद या राज्य विधानमंडल
ऐसे विधि या कानून का निर्माण नहीं करेगा, ऐसे विधि या कानून यानी ऐसे विधि या कानून का निर्माण नहीं करेगा, निर्माण नहीं करेगा जो संविधान के साथ संगत न हो, नहीं हो। यदि संसद या राज्य विधानमंडल ऐसे कानूनों का, ऐसे कानून या विधि का निर्माण यदि करता है, यानी ऐसे विधि या कानून का निर्माण यदि करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे विधि या कानून को, ऐसे विधि या कानून को समाप्त कर देगा। यानी बात क्या आ गई, समाप्त कर देगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 13 के दूसरे पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने के बाद संसद ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं करेगी, ऐसे विधि का निर्माण नहीं करेगी जो वर्तमान संविधान के संगत नहीं है। यदि वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे विधि या कानून को समाप्त कर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यही जो दूसरा पॉइंट है यही बतलाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। पुनरावलोकन यानी ये जो न्यायिक पुनरावलोकन, ये जो शब्द दिखाई दे रहा है ये हमें दूसरे पॉइंट में दिखाई दे रहा है। किस पॉइंट में दिखाई दे रहा है, दूसरे पॉइंट में। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित, कार्यपालिका द्वारा लागू कानूनों की जांच करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। यानी संसद ने कोई कानून बनाया और कार्यपालिका ने उसको लागू कर दिया, जैसे ही लागू करेगा उसको कोई भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उन कानूनों की जांच करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। यदि लगता है वो कानून संविधान के साथ संगत नहीं है, संवैधानिक वैश्विक ढांचे के विरुद्ध हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानूनों को समाप्त कर देगा। और इसमें यह भी लिखा है दूसरे पॉइंट में, संसद या राज्य विधानमंडल, यानी कहने का मतलब है कि संसद ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं करेगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यानी संसद ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं करेगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यानी ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं करेगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यदि संसद ऐसे कानूनों का निर्माण करती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानूनों को समाप्त कर देगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द की बात आती है कि न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार किसका है, सुप्रीम कोर्ट का। और ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन किस आर्टिकल में देखा जा रहा है, 13 में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए आर्टिकल 13 के बारे में। अब हम तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट देखने वाले हैं। यानी इसी आर्टिकल 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बात करने वाले हैं उसकी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि आर्टिकल 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। एक तो पूछता है राज्य शब्द किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है, तो राज्य शब्द किया गया 12 में, और विधि शब्द परिभाषित कहाँ है, 13 में। न्यायिक पुनरावलोकन आप याद रखना, ये न्यायिक पुनरावलोकन कई बार पेपर में आ चुका है। हम अनुच्छेद
13 के अनुच्छेद 13 के हम तीसरे पॉइंट की बात करें। 13 का जो तीसरा पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है विधि, यानी आर्टिकल 13 के 3 में विधि शब्द परिभाषित है। आपसे कभी भी पूछे कि विधि शब्द परिभाषित क्या, यानी कानून है क्या, कानून की परिभाषा बताइए, कानून है क्या। तो यदि हम कानून की परिभाषा के बारे में बात करें कि कानून है क्या, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा स्थापित कोई कानून या कानून राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है, वो अध्यादेश उसके बाद में आदेश, कोई भी आदेश के बाद में यदि हम नियम की बात करें, नियम के बाद हम विनियम की बात करें, विनियम के बाद में यदि हम बात करें परिपत्र की, परिपत्र की, या हम अधिसूचना की बात करें, अधिसूचना, यानी ये जो शब्द मैंने लिखे हैं, यानी कहने का मतलब है विधि शब्द की परिभाषा में क्या क्या आता है। तो विधि शब्द की परिभाषा में राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून आते हैं, संसद के द्वारा बनाए गए कानून विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश आता है विधि शब्द की परिभाषा में, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो आता है विधि शब्द की परिभाषा में, आदेश आते हैं विधि शब्द की परिभाषा में, नियम, विनियम, परिपत्र, अधिसूचना, ये सभी राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 13 में एक चौथा पॉइंट जोड़ा गया। अगर आपसे कभी भी पूछे कि आर्टिकल 13 में जो चौथा पॉइंट जोड़ा गया है ये इसलिए जोड़ा गया है, अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि ये संविधान में संशोधन कौन सा हुआ था, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1970 में ये कहा गया और इसी के द्वारा ये जोड़ा गया, ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से संविधान में जो भी संशोधन होगा, जो भी संशोधन होगा वो विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आएगा, यानी वो विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है आर्टिकल 13 के 4 में ये लिखा हुआ है कि ये जोड़ा तो आप समझ लेना, ये चौथा पॉइंट कब जोड़ा है, 24वें संविधान संशोधन 1970 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय की ये बात है। ये कहा गया है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान में जो भी संशोधन होगा वो विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आर्टिकल 12 और 13 आ गया होगा। यानी 13 में सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है, लिखा हुआ है साफ साफ कि संसद ऐसे विधि या कानून का निर्माण नहीं करेगी जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है। अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको समाप्त कर देगा। पहली बात इशारा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात बता दिया है आर्टिकल 12 में कि राज्य किसे कहा जाता है, और राज्य के बारे में जो बताया गया है उसमें पंचायत से लेकर संसद तक, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, और देश में ऐसी संस्थाएं जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त है वे सभी संस्थाएं राज्य शब्द की परिभाषा में आएंगी। इनकी तरफ ये इशारा करते हुए कहा है कि यही वो है, इन्हें नजर भर के देख लीजिए, यही है जो आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों
वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।